नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बहुजन लाइफ मैटर में आपका स्वागत है और आपका ही नहीं मेरा भी स्वागत है। मनीष बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं बहुजन लाइफ मैटर में और इनकी वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी से लेकर वंचितों की आवाज़ उठाने के तरीके जो हैं वो बेहतरीन हैं। और आज ऐसे सिचुएशन बन पड़ी है कि ये मुझसे बातचीत करने आए हैं, तो एक्चुअल में मैं भी गेस्ट हूँ। होस्ट हैं मनीष, तो मनीष से हम बातचीत करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल बोलता हिंदुस्तान को टर्मिनेट कर दिया गया है, उसी बहाने से इस देश में मीडिया कैसे काम कर रहा है और मीडिया को डील करने वाली सरकार कैसे काम कर रही है, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा स्वागत करिए आप। जय भीम एवरीवन। आज हमारे साथ है समर राज। ये जो है बोलता हिंदुस्तान के एडिटर हैं और YouTube पे इनके काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 2,80,000। लेकिन अभी खबर में हमने सुना कि जो समर राज का चैनल है बोलता हिंदुस्तान, उसको टर्मिनेट कर दिया गया 3 मार्च को। तो हम जानेंगे उनसे कि क्यों ऐसा टर्मिनेट वाला जो है सिचुएशन आ गया और क्यों टर्मिनेट किया गया। साथ ही हम जानेंगे कि क्यों जो है बोलता हिंदुस्तान और बाकी के अल्टरनेटिव मीडिया, बहुजन मीडिया क्यों जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इन पे सेंसरशिप जो है लगाई जा रही है। तो समर राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमने खबर में सुना कि 3 मार्च को आपका जो है चैनल टर्मिनेट कर दिया गया, यूट्यूब से आपको एक मेल आता है, तो क्या वो मेल था? क्या क्या कुछ वजह बताई गई कि आपका चैनल जो है जिसके सब्सक्राइबर जो है लगभग 3 लाख थे, उसको टर्मिनेट किया गया? मेल का जवाब गूगल की तरफ से अगर ये आता कि वीडियो में क्या फेक न्यूज फैलाई जा रही है, वीडियो किस चीज का वायलेशन कर रहा है, अगर यूट्यूब अपनी तरह से कॉन्सर्न जाहिर करता तब एक अलग चीज होती। उसमें पहले ही सेंटेंस की शुरुआत हो रही है कि आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से निर्देश है कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए, इसलिए हम बंद कर दे रहे हैं, आगे की अपडेट आपको आईबी मिनिस्ट्री देगी। तो मामले को पॉलिटिकल हम या हमारी टीम नहीं बना रही है, पूरी तरह से वो पॉलिटिकल कार्रवाई की ही गई है। खुद देखिए, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह फेमस गूगल और यूट्यूब, लेकिन वो अपनी भाषा में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, आगे ना पीछे अपना एक सेंटेंस तक नहीं जोड़ पा रहे हैं, सीधा सरकार की एडवाइजरी को एज इट इज पास कर दे रहे हैं, लेकिन आधा अधूरा। उसमें नहीं मेंशन कर रहे हैं कि क्या हुआ है, किस वीडियो के साथ क्या समस्या आई है। बस ऐसे ही कि 2000 में जो एक्ट बना था और 2021 में जो एक्ट बना है शायद लागू भी नहीं हुआ है ढंग से, लेकिन उसका हवाला देते हुए कह दिया गया है कि आप पर कार्रवाई की गई है। क्यों कार्रवाई की गई, किस वीडियो पे कार्रवाई की गई, कौन सा नियम तोड़ रहे थे, कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए इतना वेग रखने की वजह से हम मान रहे हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई है। शायद सवाल करने की आदत से बहुत परेशान रहे हों वो लोग, क्योंकि हम सवाल बहुत करते हैं। इससे पहले भी कुछ जो है आपके ऊपर सस्पेंशन के जो है नोटिस वगैरह आए हों? नहीं, अगर ये नोटिस होता तो ठीक है, लेकिन इसके पहले अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह कार्रवाई हो रही है और हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का ऑब्सेशन नहीं है कि हमारे साथ ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि फेसबुक ने क्रिएटर के तौर पर लोगों को लगभग बेबस कर दिया है, वहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। हमारा भी शैडो बैन लगा था लगभग 1 साल से, अभी भी लगा ही है। सोचिए, लखीमपुर में दलित लड़कियां, नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, उन्हें टांग दिया जाता है, तो उसकी फोटो प्रॉपर ब्लर करके उस खबर को पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन उसके नाम पर साल भर शैडो बैन कर दिया जाता है, रीच रोक दी जाती है। यानी कि एक तरह से मना कर दिया जाता है कि वंचित तबके की बात आप करिए ही मत। जाहिर सी बात है, अगर ये चीज आपका नहीं होगा तो दिन भर पॉलिटिकल कमेंट्री, इसको 400 या उसको 400, इसको पीएम बनाना है या उसको पीएम बनाना है, यही बाइनरी दिखाते रहिए, तो इसको धीरे एक हद तक प्रमोट भी करते हैं। आप देखिए, क्रिएटर्स इसी तरह से कमा खा रहे हैं। जैसे ही आप, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे जाति भेदभाव की घटना हो, चाहे वो एलजीबीटी क्वीर कम्युनिटी से जुड़ी कोई घटना हो जिसमें उनके जेंडर आइडेंटिटी की बात की जा रही हो, तुरंत सेंसिटिव कंटेंट कह करके उसे हटा दिया जाता है। सेंसिटिव क्या है, इसको डिफाइन करने में समस्या है। तो खैर, फेसबुक के शैडो बैन को हम लोग बहुत लंबे वक्त तक इग्नोर किए कि चलो ठीक है, रीच एक जगह से नहीं आई, तो क्योंकि हम डिजिटल पोर्टल्स हैं तो हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया। पहले तो सस्पेंड बार बार किया, नहीं, तो उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया। फिर भी हम महीनों से वेट कर रहे थे कि हो सकता है, हमने रिव्यू के लिए डाला है, सुनवाई हो। उस पर भी हमने कोई बहुत खास आपत्ति नहीं दर्ज की, मतलब पब्लिक फोरम पे तो कहीं नहीं लिखने गए। उसके बाद अब यूट्यूब पर इसी तरह कार्रवाई की जा रही है। तो यूट्यूब पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वो तो 2 ढाई महीने पहले इंस्टाग्राम हटा दिया गया। क्या कह के हटाया गया, कोई सुनवाई ही नहीं है। पहले आप कुछ साल पहले देखेंगे तो ऐसे कार्रवाई होती थी, लेकिन पूछा जाता था, आपको वीडियो भेजा जाता था, बोला जाता था इस वीडियो में फेक न्यूज है या गलत इंटरप्रिटेशन है या कोई भड़काऊ चीज है। अब तो ये सब कुछ दिया ही नहीं जाता। तो आप ये जो है रेगुलेशन जो हो रहे हैं और या फिर टर्मिनेशन है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
रेगुलेशन हो तो कितना अच्छा है, और मुझे तो लगता है ये वायलेशन है, सरकार की तरफ से वायलेशन है ह्यूमन राइट का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है सरकार की तरफ से। किसी एक रूल और क्लॉज को हम वायलेट कर रहे हैं नहीं, इस पर डाउट है। हम एकदम से परफेक्ट नहीं मान सकते किसी भी क्रिएटर को, और कोई भी पीस, खबर हो या वीडियो, उसमें कुछ गलती हो सकती है, बशर्ते वो प्लेटफॉर्म, सरकार या कोई भी सेकंड थर्ड पार्टी आपत्ति दर्ज करे। आप भी क्रिएटर हैं, आप जानते हैं कि हर जगह एक गुंजाइश होती है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। आपकी एक टीम है, 5-7 लोग हैं, अपनी अपनी समझ के हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें, समझें और सुधार करें। लेकिन ये तब होगा जब कोई नोटिस आए, ये तब होगा जब आपसे सवाल किया जाए, ये तब होगा जब आपसे पूछा तो जाए कि कैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तो एक तरफा तय कर दिया जा रहा है कि आप देश के लिए खतरा हो। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सुप्रीम कोर्ट नाम लेकर के चैनलों का, एंकरों का नाम लेकर कहता है कि ये देश के लिए खतरा है, हर मुद्दे को सांप्रदायिक तरीके से ले जाते हैं। सितंबर 2021 का आप जजमेंट देख लीजिए, आप सितंबर 2023 का देख लीजिए, अभी कुछ महीने पहले का देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लीजिए, हाई कोर्ट के फैसले देख लीजिए। फैसले क्या है? एक तरह की फटकार है। टीवी चैनलों के मालिकों तक को भी निर्देश दिया जा रहा है, सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि इन पर रोक लगाई जाए। अमन चोपड़ा जैसे एंकरों का नाम लिया जा रहा है, उनके प्रोग्राम का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जिसको इस देश में बड़े बड़े जज मान रहे हैं कि ये दंगा भड़का रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, बल्कि उनके साथ डिनर करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनका मन बढ़ाना है, और उनके साथ वो फेवरेट नारे लगाने हैं, गोली मारो वाले। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स या जो अल्टरनेट मीडिया के लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन पर देखिए कि बताने तक की जहमत नहीं उठाई जाती कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं। यानी कि सरकार को लगा कि गलत कर रहे हैं तो आपका चैनल ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो समझदार, जो आपका जर्नी रहा है, बोलता हिंदुस्तान किस तरीके से शुरू हुआ और यहाँ तक आने का क्या सफर रहा है? बोलता है हिंदुस्तान एक पॉपुलर डिजिटल पोर्टल के रूप में रहा है, जैसे फेसबुक और वेबसाइट के रूप में लगातार ये 2016-17 में तक काम कर रहा था, 15 से ही बन चुका था। IIMC, जहाँ से आप भी पढ़ाई किए हैं, हम भी पढ़ाई किए हैं, तो हमारे कुछ सीनियर, जिसमें हसीन रहमानी जी हैं और तमाम लोग मिलकर के काम कर रहे थे। तब ये उस तरह से वीडियो सेगमेंट में इसलिए नहीं आया था क्योंकि डिजिटल पोर्टल ही तब वीडियो सेगमेंट में नहीं आए थे। जिनके इशारे पे टर्मिनेट करवाया गया है वो भी जो है वही मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। वो IIMC IB मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, इसलिए उस पत्रकारिता के कथित संस्थान में पत्रकारिता की पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। पूजा पाठ, गोबर गौमूत्र की कैसे ग्लोरिफिकेशन किया जाए, वहां पर जमकर सिखाया जाता है। वहां पर एक धर्म की बात को कैसे बढ़ावा दिया जाता है कि क्लास में लेक्चर ऐसे सुनाए जाते हैं कि लगता है कि किसी प्रवचन के पंडाल में बैठे हुए हो, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के लिए एक खास रिलीजियस फेस्टिवल तक नहीं मनाया दिया जाता है, इफ्तार पार्टी तक का आयोजन नहीं करने दिया जाता है। और वहां पर किस तरह से सांप्रदायिक जातिवादी बातें होती हैं, आपने पढ़ाई की है, आप बेहतर जानते हैं। और आप एक ऐसे वंचित समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं कि आप ना चाहकर भी उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। आप साल भर देखते रहे होंगे कि कैसे जातिवादी एक घेटो बना हुआ है। तो ये उस मंत्रालय की बुराई है, उस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान की बुराई है, जहां पर दलित, पिछड़े और खासकर OBC, इनकी सीटें भी खाली रह जाती। तो उससे हम इस पे आ जाते हैं कि वो मंत्रालय और ये उस संस्थान से हम बहुत सोशल जस्टिस की उम्मीद तो नहीं करते। बेसिक हम जस्टिस अकेले की उम्मीद अभी कर रहे हैं। हम सोशल जस्टिस पर तो जा ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है इनके कोर्स के बाहर की चीज है वो, ठीक है। तो हम अभी जस्टिस अकेले पर आ रहे हैं कि लीगल जो चीजें हैं उसमें भी तो सामने जिस पर कार्रवाई की जाएगी उसको अपनी बात रखने का तो अधिकार होना चाहिए ना, वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये बुनियादी जस्टिस ही नहीं है। फिर IMC से कैसे, मतलब आपने IMC से पढ़ाई किया कैसे? हाँ, हम उस जर्नी से वापस लौट आए, ठीक है। हम उसकी बात कर रहे थे। तो जब एक पॉपुलर पोर्टल के रूप में काम कर रहा था, तो जैसे मेरा 2017 बैच में पास आउट हुआ, उसके बाद मॉब लिंचिंग का वो दौर था। तो पता नहीं एक्टिविज्म पर जर्नलिज्म हावी थी या जर्नलिज्म पर एक्टिविज्म। मॉब लिंचिंग के उस दौर में और सब्बीरपुर, सहारनपुर की वो घटना हुई थी जहां पर दलित वंचित समाज के लोगों पर जातिवादियों ने अटैक किया था। तो इसकी एक कवरेज में इस तरह से लीन हुआ कि मुझे खुद नहीं पता चला 3 महीने कैसे गए, सैकड़ों वीडियो कैसे बने, करोड़ों व्यूज कैसे आए। बस लगातार दिन रात सुबह शाम रिपोर्टिंग में लग गया। तो बोलता हिंदुस्तान कैसे शुरू हुआ? बोलता हिंदुस्तान तो 1.5-2 साल पहले से पेज और वेबसाइट के रूप में चल रहा था। हमारे कुछ सीनियर्स चला रहे थे जब मैं बताया। लेकिन अब वो एक पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इसलिए आया क्योंकि दिन रात रिपोर्टिंग का एक उस पे बन गया, एक फॉर्मेट बन गया
कि रोज 2 से 4 रिपोर्ट आ रही हैं। मॉब लिंचिंग पर हो रही थी, कास्टिस्ट जो एट्रोसिटी हो रही थी उसके खिलाफ हो रही थी, या फिर मेरी रात मेरी सड़क और मी टू मूवमेंट चल रहे थे महिलाओं के, और क्वीर कम्युनिटी के तमाम अपने मूवमेंट चल रहे थे। तो हर उस वंचित तबके की आवाज उठाने की कोशिश में हम लगे रहे कि जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया या सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जगह देता है। तो इसी कोशिश में हमने एक अल्टरनेट मीडिया जिसको डिफाइन करिए, क्योंकि हम क्लियर डिफाइन करने नहीं जाते, चाहे आप उसे बहुजन मीडिया कहिए, चाहे इस देश का अपोजिशन की बातों को रखने वाला मीडिया कहिए, चाहे जिस तरह से डिफाइन करिए, अल्टरनेट में मुझे लगता है सब कुछ आ जाता है। तो इस तरह से उसका निर्माण हुआ, बनने लगा। फिर धीरे धीरे हम लोग उसको एक कंपनी, एक टीम के रूप में बनाते बढ़ाते हुए गए और फिर काम करने लगे। अब जो टीम है लगातार काम कर रही है। जैसे हमने यूट्यूब पर कभी बहुत ध्यान नहीं दिया था, यूट्यूब पर हमने बहुत देर से काम किया। पिछले साल से यूट्यूब पर टीम बनी हुई है, लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने किसी व्यक्तिगत वजह से बहुत कम एक्टिव रह पा रहा हूँ। उसके बावजूद वो लोग जब अपने काम कर रहे हैं, उस पर सहमतियां असहमतियां हो सकती हैं, कंटेंट के सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से युवा पत्रकारों का हौसला तोड़ने का काम सरकार या इस तरह से सिस्टम चलाने वाले लोग कर रहे हैं कि जिनको वीडियो में सुझाव नहीं देना है, आपत्ति नहीं दर्ज करनी है, सीधा चैनल उड़ा देना है। जिस तरीके से सेंसरशिप हो रही है, बाकी लोगों का भी जो मनोबल है वो टूट रहा है। और जिस तरीके का न्यूज क्लिक पे भी जो है हमला हुआ सरकार के द्वारा फंडिंग को लेके, तो क्या क्या रीजंस है और क्या क्या कमजोरियां हैं जो अल्टरनेटिव मीडिया को ध्यान में रखनी चाहिए? अल्टरनेट मीडिया क्योंकि उतने बड़े सेटअप में नहीं है, जितने बड़े सेटअप में टीवी और अखबार चलते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उतने बड़े कैपिटल पर भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनके यहाँ व्यवस्थित होने में उतनी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें करोड़ों रुपए अरबों रुपए कहीं छुपाने की जरूरत नहीं है। कुछ हो सकते हैं अल्टरनेट मीडिया के नाम पर, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी हो, लेकिन ज्यादातर कम से कम जिनके पास कास्ट और कॉर्पोरेट का प्रिविलेज नहीं है, वो लोग जब अल्टरनेट मीडिया बनाए हैं ना, तो कुछ हजार कुछ लाख रुपए में सरवाइव कर रहे हैं, कुछ लाख कुछ हजार के कर्ज में भी सरवाइव कर रहे होंगे। यानी ईडी वाले अगर छापा मारेंगे तो छापा मारने वाली टीम से दूध के पैसे लेकर अगर उन्हें चाय पिलाई जाए तो आपत्ति उन्हें नहीं दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि इनके यहाँ छापेमारी करने आए हैं। ठीक है, तो ये ईडी छापामारी वाले लोग तो बहुत सोच समझ कर, खासकर बहुजन सेगमेंट के मीडिया में जाएं, और अगर जाते हैं तो उनके हाथ शायद ही पूंजी के नाम पर कुछ लगने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस सेगमेंट में बहुत मेहनत करके किसी तरह से टीम का खर्चा निकाल करके अपना मीडिया चला रहे होते हैं। शायद यही खुददारी की एक वजह भी होती है कि ज्यादातर दफ्तरों में नहीं जाते, आईटी सेल पे पैसे नहीं उठाते। एक अलग बात है कि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें इस लायक नहीं समझती है। तो एक बात की उनको अथॉरिटी का बहुत डर नहीं होता है, उनको डर होता है उनकी रोजी रोटी पर, उनके पेट पर लात मारने का डर होता है। जैसे हमारा तो डिजिटल पोर्टल है, चलो हमारे कई प्लेटफॉर्म है, हमारी कई जगह सुनवाई है, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ यूट्यूब चैनल है वो क्या करेंगे? जिनके पास कुल पूंजी ही यूट्यूब चैनल की है, बिना बताए किसी चीज पर आपत्ति दर्ज करके आपने चैनल उड़ा दिया, वो क्या करेंगे? तो इस तरह से सरकार को पता चल गया है कि जो सबसे नए खिलाड़ी हैं या जो सबसे कम संसाधनों में मीडिया चला रहे हैं, उनका गला कैसे दबाया जाए। इसलिए इतने वेग तरीके से इन नियमों को डिफाइन किया गया है, खासकर 2021 वाले नियमों को, कि आप उसमें पड़ताल करते रहेंगे लेयर दर लेयर, तब तक सरकार अपना काम कर चुकी होगी। अभी एक जो है नया 3 जो बिल आ रहे हैं, टेलीकॉम बिल 2023 में जो लोकसभा में पास हुआ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर इससे जुड़े वाले बिल की अगर आप बात कर रहे हैं, टेलीकॉम बिल को लेकर तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। मैं फिर से वहीं आऊंगा जो 2021 में मीडिया सेंसरशिप से जुड़ा बिल है। अगर उसकी आप बात कर रहे हैं तो हर चीज है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि कोई चीज की व्यवस्था नहीं, लेकिन हर चीज इतना वेग डिफाइंड है कि देश की खतरा, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा या सॉवरेनिटी को खतरा का ऐसा डिफिनीशन रख दिया गया कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। जेएनयू के बच्चे अपनी फीस को लेकर के आंदोलन कर रहे होंगे, तब भी उनको राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बता देंगे, तब आप कैसे देखेंगे? अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रविदास मंदिर तोड़ दिया गया है, वंचित समाज के लोग आक्रोशित होकर रामलीला मैदान को घेरे बैठे हैं और आप वहां गए, तो क्योंकि राजधानी में वो सड़क रोके बैठे हैं तो कह दिया जाएगा ये राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। तो राष्ट्र की सुरक्षा के खतरे को आप क्लियर डिफाइन ही नहीं कर रहे हो। जिस पे मर्जी एनएसए लगाओ, जिस पे मर्जी यूएपीए लगाओ, जिसका मर्जी चैनल उड़ाओ, और जब मर्जी हो जाए आप अपनी सुविधा अनुसार नियम को डिफाइन कर दो। सोचिए, इस नियम को बनाने वाले आईबी मिनिस्टर कौन है? वही
जो दिल्ली दंगे के वक्त सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं गोली मारो सालों को। इस देश में नियम बनाने, चलाने, इंप्लीमेंट करवाने वाले लोग, सिस्टम चलाने वाले लोग वो हैं जो भड़का रहे हैं, जो दंगे वाली भाषा बोल रहे हैं। किस मुंह से वो किसी और को डायरेक्शन देते होंगे? उसके बावजूद हमें मंजूर है, उसके बावजूद हमें मंजूर है कि कोई क्लियर डिफाइन नियम कानून बनाइए। उसके बावजूद हमें ये बात भी मंजूर है कि किसी वीडियो पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है बिना शर्त कोई गलती पाने पर। मैं अपना ही नहीं, पूरे अल्टरनेट बहुजन लिबरल सेगमेंट का कोई भी मीडिया होगा, हम सब आपस में बातचीत करेंगे और कोई एथिकल लाइन पार कर रहा होगा तो उसको हटाने में हम लोग सब एक दूसरे से राय मशवरा करके उस पर दबाव भी डालेंगे। लेकिन करें तो वीडियो पर सजेशन तो दें। ये कहना कि देश को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है, तो फिर तो हर बात से खतरा है। सरकार से सवाल करना अपने आप में खतरनाक। आपका जो चैनल टर्मिनेट हुआ है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले हुआ है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन इसका कुछ रीजन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 2019 के पहले हमारे चैनल की रीच करोड़ों में हर महीने वीडियो व्यूज की होती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा वाले चुनाव के ठीक वक्त आप देखेंगे तो लगभग 4 महीने तक मुश्किल से कुछ हजार व्यूज रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले आप देखेंगे 2018 तक हर महीने करोड़ों व्यूज वाला हमारा चैनल, तब खासकर फेसबुक पर बोलता हिंदुस्तान काम करता था। लेकिन चुनाव के 4-5 महीने अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर मई तक, तो 2-4 हजार व्यूज मुश्किल से पा पाता था। क्यों? क्योंकि चुनाव के टाइम में शैडो बैन लगा देते थे, वहां पर उसको एकदम डाउन कर देते थे रीच। तो ये सोचे कि अभी इतना इतना करके मजा नहीं आ रहा है, कुछ और तूफानी करते हैं। तो उन्होंने तूफानी में क्या किया कि अकाउंट सस्पेंड करना शुरू किया। लेकिन सस्पेंशन में भी सुनवाई हो जाती है, तो फिर अकाउंट सस्पेंड से भी काम नहीं चला। उसके बाद क्या करने लगे कि अकाउंट डिलीट करने लगे। डिलीट करने के बाद भी लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। तो अब पहले ही गवर्नमेंट की एडवाइजरी देने लगे कि अब आप खतरनाक लोग हो गए हो, ताकि आपके आसपास लोग खड़े ना हो, डर जाएं कि यार ये तो देश की सुरक्षा को खतरा है। क्यों खतरा है बताएंगे नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे? हम अभी क्योंकि इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है पहले उसको पूरा करेंगे। हम यूट्यूब को ईमेल भेज चुके हैं, सरकार की तरफ से भी अपील करेंगे, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से भी हम बातचीत कर रहे हैं, उधर ईमेल भेज रहे हैं। अगर संतोषजनक जवाब आता है ठीक है, नहीं तो कुछ लीगल सहारा लेंगे। वो होता है तो ठीक है, बावजूद उसके कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता तब भी पत्रकारिता ऐसे ही रहेगी, सवाल ऐसे ही होते रहेंगे। अगर किसी को लगता है कि कार्रवाई करने से सवाल करने का तेवर बदल जाएगा तो सॉरी। और आप जो है बहुजन मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? बहुजन मीडिया किसी ने खुशी खुशी नहीं बनाया, जिन्होंने छोड़ दिया सिस्टम से बाहर। आपने कई रिपोर्ट देखी होगी टीवी में, अखबारों में, 2%, 3% बहुजन समाज के लोग, 90%, 95% एक ही वर्ग के लोग छाए रहे। बहुजन समाज के विमर्श नहीं, बहुजन समाज की हिस्सेदारी नहीं, उनका ओपिनियन नहीं, उनके नेताओं के कोई पक्ष नहीं। तब फिर उन्हें मजबूरी में आना पड़ा, कम से कम संसाधनों में, हिलते हुए मोबाइल के साथ, टूटे हुए ईयरफोन के साथ पत्रकारिता करनी पड़ी है। तो उसके साथ वो अगर थोड़ी बहुत क्राउड फंडिंग करके या थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमा करके अपना मीडिया चला रहे हैं तो चला रहे हैं। मैं गुणवत्ता को लेकर बहुत कमेंट्री नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, स्थापित व्यवस्था में गुणवत्ता में सबसे कमजोर है अगर प्रोडक्शन क्वालिटी देखेंगे तो। लेकिन उनके पास संसाधन क्या है? जब रेस की लाइन बराबर होगी तो कंपेयर करेंगे कि DW, BBC, अल जजीरा और यहां आज तक ABP और फिर बहुजन सेगमेंट की मीडिया किस तरह काम कर रहे हैं। जब सबकी लाइन ही अलग अलग है तो कैसे हम उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी की बराबरी करें? बहुजन मीडिया अच्छी हो, बुरी हो, बहुत गहरी रिपोर्टिंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन जितने कम संसाधनों में काम कर रहा है तारीफ के काबिल है। बस एक आखिरी टिप्स, जो बहुजन मीडिया हो गए या फिर यूट्यूब के क्रिएटर्स हो गए, तो उनको आपका क्या सलाह रहेगा? सलाह ये रहेगी कि हमारे पास एक अच्छा बहाना है कि कह सकते हैं कि हम वंचित तबके के लोग हैं, हमारी बहुत गहरी पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं रही है, इसलिए हम उसे बहुत गहराई से नहीं पढ़ सकते, डिटेल में नहीं देख सकते। लेकिन ये लीगेसी नहीं रही है। कम से कम बाबा साहब को देख लीजिए, तो वो सबसे ज्यादा पढ़ लिख करके, सबसे अच्छी इन डेप्थ बातें निकाल करके, ना सिर्फ कानून, समाज और इकोनॉमी के क्षेत्र में हर जगह लगभग अपने बेहतरीन ओपिनियन दिए, बेहतरीन कंटेंट दिए, इस देश को एक दिशा दशा दिए। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अगर हैं, हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ना हुई हो, बहुत अच्छी पढ़ाई ना हुई हो, बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश ना हो, लेकिन फैक्ट पर ध्यान दें और अच्छे प्रेजेंटेशन की ओर कोशिश करें। उसमें से इंटेंशनली कुछ ना गलत करें। अगर कुछ गलत होता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश रखें। बस बहाने से बचना होगा, क्योंकि अच्छा लिखेंगे, अच्छा बोलेंगे तो लोग देखेंगे, सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, और वहीं से सारे रास्ते खुलेंगे। हमें साबित भी तो करना है कि हम
पहले बहुत सारा टैलेंट लिए हुए हैं, लेकिन पहले से हमें मौका नहीं मिला है। तो अब मौका मिला है, कम से कम छोटा मौका ही मिला है अपने मोबाइल और ईयरफोन के जरिए, तो उसे साबित तो करना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया समरराज जी, और आपका अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मनीष है और कैमरे के पीछे हितेश है। जय भीम।